हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आप कोड को स्ट्रक्चर करते हो। स्ट्रक्चर करने से मेरा मतलब है कितनी क्लासेस बनेंगी, कौन सी क्लास कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे हम हर एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। कोड को स्ट्रक्चर करने के बाद आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। बिना ऑब्जेक्ट्स बनाए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। किस मैकेनिज्म को यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ये सारे आइडियाज़ आते हैं क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर। सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने से मेरा मतलब है एक दूसरे के मेथड्स को कॉल करते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए 4-5 ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोड को स्ट्रक्चर करने के टाइम पे आपने एक कॉम्प्लेक्स टास्क को 4-5 इंडिविजुअल स्मॉलर टास्क में ब्रेक कर रखा है। हर एक के लिए आपने एक अलग क्लास बना रखी है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। पुराने वीडियोस में हम इन तीनों को डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप एक बार जाके पुराने वीडियोस को चेकआउट कर लो। ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है पुराने वीडियो से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये मॉडल एक जर्नल पर्पस मॉडल है। इन जर्नल किसी भी सॉफ्टवेयर पे अप्लाई होता है। इसके अलावा दुनिया में एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है, ट्रेंड में है, वेब एप्लीकेशंस। आप डे टू डे लाइफ में जो भी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हो सभी की सभी वेब एप्लीकेशंस हैं। पेटीएम, जोमेटो, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कुछ एडवांस कंसेप्ट्स हैं। इसके ऊपर कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स हैं। आज के वीडियो में हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना सीखेंगे। ज़ीरो से लेके हीरो तक की कंप्लीट जर्नी को ट्रैवल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रितेश सांगवान। जावा कोर्स के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जावा कोर्स के अंदर हम फेज़ 2 के अंदर आ चुके हैं। फेज़ 2 के अंदर हम एडवांस कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स जावा कोर्स का ही पार्ट है। मैं यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली आइडिया होते हैं। आइडिया को आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ज़ीरो से हीरो तक जाना है। ज़ीरो पे होने के बाद दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है, वेब एप्लीकेशंस होती क्या हैं। वेब एप्लीकेशंस एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो वेब पे रन होता है। वेब पे रन होने का मतलब क्या है, पूरी कहानी को समझो। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे स्मॉलर नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है। इंटरनेट की हेल्प से दुनिया में कोई भी एक डिवाइस किसी और डिवाइस से नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरनेट एक डिवाइस एगोनिस्टिक नेटवर्क है। डिवाइस एगोनिस्टिक होने का मतलब है डिवाइस के टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट की हेल्प से अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कर सकता है, टैबलेट मोबाइल फ़ोन से कर सकता है। आजकल कार्स भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप ऑफिस में बैठे बैठे पार्किंग में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। होम अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर्स, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर के एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है। ये पूरा का पूरा एक कंसेप्चुअल सिस्टम है जिसको वेब के नाम से जानते हैं। वेब एक शॉर्ट टर्म है, इसका लॉन्ग टर्म निकल के आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पे कम्युनिकेट करने के लिए सभी के सभी डिवाइसेस एक कॉमन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इसको हम HTTP के नाम से जानते हैं। HTTP का एक भाई होता है जिसको HTTPS बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट में S लगा हुआ है। S मतलब कि सिक्योर। HTTP में प्लेन टेक्स्ट में डाटा ट्रांसफ़र होता है। HTTPS में इंक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है। प्लेन टेक्स्ट में डाटा ट्रांसफ़र करना इज़ ए ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क। आज के टाइम पे हर एक जगह पे HTTPS ही यूज़ किया जाता है। अगर आपको कहीं पे HTTP यूज़ होता दिखे तो बी कॉशियस। हो सकता है मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करूं, बट मेरे कहने का मतलब हमेशा HTTPS ही है। डिवाइस के टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक टाइप का डिवाइस HTTP प्रोटोकॉल को ही यूज़ करता है और इससे हम डेवलपर्स को बहुत आसानी होती है। हमारे लिए HTTP प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वेब के फंडामेंटल्स जैसे कि HTTP, HTTPS, डोमेन नेम्स, डोमेन नेम सर्वर,
इन सब के बारे में डिटेल में समझना है तो ये सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है। लिंक्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप पुराने वीडियोस को जाके चेकआउट कर लो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बना लो। यहाँ तक आते आते हम वेब के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास है एक वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ये दोनों चीज़ें अलग अलग डिवाइसेस पे या कंप्यूटर्स पे रन हो रही होती हैं। दोनों डिवाइसेस इंटरनेट की हेल्प से आपस में कनेक्टेड हैं। दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम प्रोटोकॉल यूज़ होता है। हो सकता है मान लो फ्रंट एंड आपका दिल्ली में है, बैक एंड आपका लंदन में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स ए कनेक्टेड वर्ल्ड। फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने का मतलब है वहाँ पे एप्लीकेशन का यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। जर्नली फ्रंट एंड को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक होती हैं आपके पास वेबसाइट्स, दूसरी होती हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को भी फर्दर कैटेगराइज कर रखा है। मोबाइल एप्लीकेशंस, टैबलेट एप्लीकेशंस, वॉच एप्लीकेशंस, टीवी एप्लीकेशंस। कार के अंदर जो अलग एप्लीकेशंस है वो कार एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस को भी फर्दर कैटेगराइज कर रखा है डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे रन होती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, iOS एप्लीकेशंस हैं। वॉच के अंदर भी आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, iOS एप्लीकेशंस हैं। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो क्यों अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जहाँ जहाँ पे यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे छोटी एप्लीकेशंस बना के यूज़र्स को दे रखा है। फ्रंट एंड ज़्यादा कुछ करता नहीं है। फ्रंट एंड स्क्रीन को रेंडर करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। यूज़र फ्रंट एंड पे कोई एक्शन ले सकता है, जैसे कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रंट एंड बैक एंड को एक API कॉल सेंड करता है। API कॉल के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड को कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता है, जैसे कि सब्सक्राइब बटन के केस में फ्रंट एंड बैक एंड को ये वाली इन्फॉर्मेशन पास करेगा। कहने का मतलब है ये वाले यूज़र ने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करा है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है ये बैक एंड डिसाइड करता है। फ्रंट एंड आपके पास अलग अलग होते हैं, बैक एंड एक ही होता है। बैक एंड इज़ लाइक ए ब्रेन फॉर योर एप्लीकेशन। सब्सक्राइब करवाने के केस में क्या क्या लॉजिक रन होगा, कैसे डाटाबेस में डाटा सेव करना है, कौन सी टेबल के अंदर डाटा सेव करना है, ये सारी चीज़ें बैक एंड डिसाइड करता है। बैक एंड एक जगह पे होस्ट होता है। कहने का मतलब है आपने बैक एंड के अंदर जो भी कोड लिखा है वो किसी एक कंप्यूटर पे चल रहा है, वो कंप्यूटर डाटा सेंटर के अंदर लोकेटेड है। डाटा सेंटर्स के अंदर स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, इनको हम सर्वर के नाम से जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जो आप और मैं यूज़ करते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि CPU वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, रैम ज़्यादा है, हार्ड डिस्क ज़्यादा है। सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्सेसरीज़ नहीं होती हैं सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स जैसे कि CPU, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कार्ड, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। डाटा सेंटर्स के अंदर कंप्यूटर्स 24/7 चलते हैं। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में एक कंप्लीट पिक्चर बन रही होगी। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरी पिक्चर को कंबाइन करके फुल स्टैक के नाम से जानते हैं। आजकल फुल स्टैक बहुत ही पॉपुलर है, ट्रेंड में है। फुल स्टैक के नाम से बहुत सारे कोर्सेज बेचे जा रहा है। फुल स्टैक मतलब एक ऐसा बंदा जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम कर सके। आपको फुल स्टैक के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरी पिक्चर के अंदर आपको किस डोमेन में इंटरेस्ट है वो आपको चूज़ करना है। जर्नली जब फुल स्टैक की बात होती है तो वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलप कर सकते हो। फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट फ्रेमवर्क है, बैक एंड के अंदर Node.js है, दोनों को कंबाइन करा हो गया फुल स्टैक कोर्स, लाओ 10,000 रुपये। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्कोप बहुत बड़ा है। किसी भी बंदे की एक्सपर्टीज़ किसी एक डोमेन के अंदर होती है। पर्सनली आई प्रेफर बैक एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड बहुत सारे होते हैं, बैक एंड एक ही होता है। वेब एप्लीकेशन का 80-90% कोड लॉजिक बैकएंड में ही लिखा जाता है। डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, कैशिंग कौन सी यूज़ करनी है, इलास्टिक सर्च, MongoDB, MySQL, ये सारी की सारी कहानी बैकएंड से रिलेटेड है।
मैंने 10 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करा है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ। नंबर 1, मोस्टली कंपनीज़ के अंदर अलग अलग डोमेन्स में काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं। नंबर 2, बैकएंड के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वर्क मिलता है। सारा लॉजिक बैकएंड में ही है। डाटाबेस, NoSQL, MySQL, बिग डाटा, AI एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें बैकएंड में ही लिखी जाती हैं। नंबर 3, बैकएंड के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं। सेम कैलिबर का बंदा अगर फ्रंट एंड में काम करेगा तो 30, 40, 50% तक कम सैलरी मिलेगी कंपेयर टू बैकएंड। गोइंग फॉरवर्ड मोस्टली मैं बैकएंड पे फोकस करने वाला हूँ, बट अगर ये पूरी पिक्चर के अंदर आपको कोई एक स्पेसिफिक डाउट है, आप कहीं पे अटक रहे हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उस स्पेसिफिक कंसेप्ट पे वीडियो बना दूंगा। बैकएंड के अंदर बहुत कुछ है सीखने को। डाटाबेसेस हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, काफका, रेडिस, MySQL, पोस्टग्रेस। मतलब अगर मैं सारी चीज़ों का नाम लूँगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक चीज़ के लिए आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। मुझे पता है वीडियोस बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। वीडियोस क्रिएट करना मेरे लिए एक नई स्किल है। कोड लिखना बहुत आसान है मेरे लिए। 15-20 मिनट के अंदर पूरा बैकएंड का कोड लिख सकता हूँ। वीडियोस क्रिएट करना इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ गोइंग फॉरवर्ड वीडियोस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। बने रहिए चैनल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर रोड मैप की क्लैरिटी मिली होगी। अब हम इस डब्बे को उठाते हैं, बैकएंड के डब्बे को उठाते हैं और इसको किस तरीके से डेवलप करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले बैकएंड एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। इसके अंदर भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स हैं। हम 1 बाय 1 करके वो सारे कंसेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले बैकएंड के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं उसको 3 अलग अलग लेयर्स में स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे कंट्रोलर लेयर। कंट्रोलर लेयर रिक्वेस्ट हैंडलिंग का काम करती है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारा का सारा कोड आप कंट्रोलर लेयर के अंदर लिखते हो। जैसे कि रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज करना, डाटा को सैनिटाइज करना, डाटा को वैलिडेट करना, जावा ऑब्जेक्ट्स को रॉ डाटा में कन्वर्ट करना, रॉ डाटा को जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना। सारा का सारा कोड कंट्रोलर लेयर के अंदर होता है। फिर यहाँ पे है सर्विस लेयर। कंट्रोलर लेयर अपना काम ख़त्म करने के बाद सर्विस लेयर के मेथड्स को कॉल करती है। सर्विस लेयर के अंदर आपके एप्लीकेशन का सारा बिजनेस लॉजिक होता है। कंट्रोलर लेयर इज़ ए क्लाइंट फॉर सर्विस लेयर। सर्विस लेयर इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है। कंट्रोलर लेयर इंटरफेसेस के ऊपर मेथड्स को कॉल करती है। डायरेक्टली कभी भी क्लासेस से इंटरेक्ट नहीं करती है। कंट्रोलर लेयर को कौन सा ऑब्जेक्ट देना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे प्रॉक्सी पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके कैशिंग लगा सकते हैं। हम कंट्रोलर लेयर को प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। कंट्रोलर लेयर प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड को कॉल करेगा। अगर कैश में डाटा अवेलेबल होगा तो कैश से निकल के आएगा, नहीं तो रियल ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करके डाटाबेस से डाटा निकल के आएगा। अभी हम कोड लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे लास्ट में यहाँ पे होती है डाओ लेयर। डाओ मतलब डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस के रिलेटेड जो भी कोड है सारा का सारा कोड आप डाओ लेयर के अंदर लिखते हो। जावा ऑब्जेक्ट्स को डाटाबेस क्वेरीज में कन्वर्ट करना, डाटाबेस रेस्पॉन्स को वापस से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये सारा कोड डाओ लेयर के अंदर होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे मल्टीपल डाटाबेसेस यूज़ हो रहे हों। NoSQL डाटाबेस भी यूज़ हो रहा है, SQL डाटाबेस भी यूज़ हो रहा है। दोनों के रिलेटेड जो भी कोड है अगेन आप डाओ लेयर के अंदर लिखते हो। इसके अलावा इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप डाटाबेस के अलावा किसी एक्सटर्नल सिस्टम में अपना डाटा स्टोर कर रहे हो। रेडिस में डाटा स्टोर हो सकता है आपका, एरोस्पाइक एक कैशिंग सिस्टम है, मैम कैश, इलास्टिक सर्च। कहने का मतलब है अगर आपको एक्सटर्नल डाटा सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो वो वाला कोड आप डाओ लेयर के अंदर लिखोगे। डाओ लेयर के अंदर आप जावा ऑब्जेक्ट्स को करस्पॉन्डिंग डाटा स्टोरेज सिस्टम की क्वेरीज में कन्वर्ट करोगे, SQL में कन्वर्ट करोगे, या फिर रेडिस के हिसाब से आप जावा ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करोगे, डाटा निकाल के लाओगे, रेस्पॉन्स को प्रोसेस करोगे। अगेन ये सारा कोड
डाउ लेयर के अंदर होता है। नंबर 2, इन लेयर्स के अंदर आप कोड को कैसे स्ट्रक्चर करते हो। आप यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हो। जो भी कॉमन कोड होगा आप उसके लिए कॉमन क्लास बनाओगे, जैसे कि रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज करना, डाटा सैनिटाइज करना, ये सारा का सारा कॉमन कोड है। तो इसके लिए आप एक कॉमन कंट्रोलर बनाओगे। सभी के सभी कंट्रोलर क्लासेस उस कॉमन कंट्रोलर को एक्सटेंड करेगी। कॉमन काम करने के लिए वो पेरेंट के मेथड को कॉल करेंगे। सर्विस लेयर के अंदर हम इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं। कंट्रोलर लेयर इंटरफेस के थ्रू सर्विस लेयर से इंटरेक्ट करता है। सर्विस लेयर को आप अगेन मल्टीपल लेयर्स में ब्रेक कर सकते हो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप कोड लिखोगे उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। हमने बिहेवियरल, क्रिएशनल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स को समझ लिया, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। डाउ लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर अगर आपको कुछ भी इंटरेक्शन करना है तो आप डाउ लेयर के अंदर कोड लिखोगे। अगेन डाउ लेयर के अंदर भी आप कॉमन क्लासेस बना सकते हो। सीक्वल डाटाबेसेस के लिए आपने एक कॉमन क्लास बना दी, रेडिस के लिए आपने एक कॉमन क्लास बना दी, इलास्टिक सर्च के लिए आपने एक कॉमन क्लास बना दी। इलास्टिक सर्च के रिलेटेड जो भी कोड है सारी की सारी क्लासेस वो कॉमन क्लास को एक्सटेंड करेंगी। रेडिस के रिलेटेड जो भी कोड है सारी की सारी क्लासेस अगेन उस कॉमन क्लास को एक्सटेंड करेंगी। नेक्स्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। कंट्रोलर लेयर सर्विस लेयर से कम्युनिकेट करेगी, सर्विस लेयर डाउ लेयर से कम्युनिकेट करेगी। लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो एक दूसरे को डाटा पास करती हैं। कंट्रोलर लेयर से सर्विस लेयर तक डाटा पास करने के लिए DTO ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। DTO मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि इमेजिन करो यूज़र ने सब्सक्राइब बटन प्रेस करा तो हमारे पास कंट्रोलर लेयर के अंदर एक रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट के अंदर ये वाला डाटा होगा, इस यूज़र ने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है। कंट्रोलर लेयर ने रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट किया, ऑथराइज किया, डाटा को सैनिटाइज किया, वैलिडेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद कंट्रोलर लेयर ये वाले डाटा को सर्विस लेयर को पास करेगी। सर्विस लेयर को ये डाटा प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पे DTO ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डाटा पास करते हैं। एक DTO क्लास होगी जिसके अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो वाला ऑब्जेक्ट हम सर्विस लेयर को पास करेंगे। सर्विस लेयर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद कंट्रोलर लेयर को कोई रेस्पॉन्स सेंड कर सकती है। वो रेस्पॉन्स भी वो DTO ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सेंड करती है। सर्विस लेयर से डाउ लेयर तक जो कम्युनिकेशन होता है वो एंटिटी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होता है। जैसे इमेजिन करो सब्सक्राइब बटन के एग्जांपल में हमें इस यूज़र के करस्पॉन्डिंग एक मैपिंग सेव करनी है। कहने का मतलब है ये वाले यूज़र ने ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करा, तो ये एक मैपिंग है डाटाबेस के अंदर। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एंटिटी ऑब्जेक्ट होगा। उस एंटिटी ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक डाउ क्लास होगी। तो हम सर्विस लेयर के अंदर एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज सेट करते हैं और वो वाला ऑब्जेक्ट हम डाउ लेयर को देते हैं। डाउ लेयर क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन निकालती है, क्वेरीज में कन्वर्ट करती है और डाटाबेस पे क्वेरी सेंड करके डाटा को डाटाबेस में सेव करती है। इसके अलावा लेयर्स अपने अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकती है। सर्विस लेयर किसी दूसरे सर्विस लेयर के मेथड को कॉल कर सकती है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। वहाँ पे आप अपने यूज़ केस के हिसाब से अलग अलग टाइप के क्लासेस बना के, ऑब्जेक्ट्स बना के एक दूसरे को पास कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमने कोड को मल्टीपल लेयर्स में स्ट्रक्चर करा। ध्यान से समझो, कोड को मल्टीपल लेयर्स में स्ट्रक्चर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सेम सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। इमेजिन करो यहाँ पे आपके पास एक सर्विस इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लास है। ये सेम सर्विस क्लास को आप अलग अलग कंट्रोलर लेयर्स में यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक डाउ क्लास है, यूज़र डाउ क्लास है जो यूज़र ऑब्जेक्ट्स को डाटाबेस में सेव करती है। आप ये सेम डाउ क्लास को अलग अलग सर्विस ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स में स्ट्रक्चर करने का फ़ायदा ये है कि हम कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देते हैं, कोड को इजीली मैनेज कर सकते हैं और ओवरऑल सिस्टम एक हाईली एफिशिएंट सिस्टम बन जाता है। कंट्रोलर लेयर प्रोटोकॉल हैंडलिंग का काम करती है। जैसे अगर हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग HTTP कंट्रोलर्स हैं। ये वाले कंट्रोलर्स HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। इमेजिन करो आपकी एप्लीकेशन वेब सॉकेट पे भी रन हो रही है, जैसे कि चैट एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन है, तो
तो उसके लिए आप अलग से कंट्रोलर्स बनाओगे। दोनों कंट्रोलर्स के अंदर आप सेम सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। HTTP के लिए भी आप सेम सर्विस को यूज़ कर सकते हो, वेब सॉकेट्स के लिए भी आप सेम सर्विस को यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वाई देर इज़ ए कंट्रोलर लेयर हियर। ये पूरा का पूरा बैकएंड एक लेगो सेट की तरह काम करता है। स्मॉलर पीसेस को हमने डेवलप करा, उन सब को आपस में कंबाइन करते करते हमने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट, आप इन लेयर्स के अंदर किस तरीके से क्लासेस बनाओगे। आप डोमेन के हिसाब से क्लास बनाते हो। यूज़र के रिलेटेड जो भी APIs हैं उसके लिए आप एक यूज़र कंट्रोलर बनाओगे, उसके लिए आपने एक यूज़र सर्विस बना दी, और यूज़र को डाटाबेस में सेव करने के लिए आपने एक यूज़र डाउ क्लास बना दी। इसी तरीके से पेमेंट के रिलेटेड जो भी APIs हैं उसके लिए आपने एक पेमेंट कंट्रोलर बनाया, पेमेंट सर्विस बनाई, और सेम आपके पास डाउ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑर्डर के रिलेटेड आपके पास जो भी APIs हैं, ऑर्डर को प्लेस करना, ऑर्डर को कैंसिल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए आपने यहाँ पे एक ऑर्डर कंट्रोलर बना दिया। सेम उसके करस्पॉन्डिंग आप एक ऑर्डर सर्विस बनाओगे, और उसके करस्पॉन्डिंग आप डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कंट्रोलर लेयर सर्विस लेयर को कॉल करती है, तो सर्विस लेयर के मेथड्स को कॉल करने के लिए कंट्रोलर क्लास के अंदर आपके पास सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप डॉट ऑपरेटर लगा के किसी मेथड को कॉल कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कंट्रोलर सर्विस पे डिपेंडेंट होता है, सर्विस डाओ पे डिपेंडेंट होता है। एक कंट्रोलर मल्टीपल सर्विस ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। सेम तरीके से एक सर्विस ऑब्जेक्ट दूसरे सर्विस ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंडेंट हो सकती है, डाओ पे भी डिपेंडेंट हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, कंट्रोलर लेयर से आप कभी भी डायरेक्टली डाओ ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस नहीं करोगे। कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से डाओ, जो भी कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। सर्विस क्लास का भी एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, डाओ क्लास का भी एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। बैकएंड एप्लीकेशंस के अंदर ये एक नॉर्म है, इस तरीके से ही कोड लिखा जाता है। आप सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाओगे। कोड लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोड थ्रेड सेफ हो, और जनरली हम जब बैकएंड में कोड लिखते हैं तो वो थ्रेड सेफ ही होता है। एक मेथड के अंदर जो कोड लिखा है उसको मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ कॉल कर सकते हैं। हम कोई ग्लोबल स्टेट को यूज़ ही नहीं करते हैं। ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए हम डाटाबेसेस को यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सिस्टम्स भी आपके थ्रेड सेफ होते हैं। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज को हैंडल करने के लिए एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जावा के अंदर सबसे पॉपुलर है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब नया नया आया था तो वो एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क था। बाद में उसके ऊपर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐड हुए, और आज के डेट में जावा को यूज़ करके अगर आपको बैकएंड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो एक ही फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये पूरे पिक्चर को हैंडल करता है, डाटा को भी हैंडल करेगा, वो वेबसाइट को भी हैंडल कर लेगा, कंट्रोलर, सर्विसेज, आपस में ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज को भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैनेज करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और बैकएंड का कोड लिख के देखते हैं किस तरीके से कोड लिखना है। इमेजिन करो आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी देनी है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप होता है। बंदा रजिस्टर करता है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद ही वो आगे का कुछ काम करेगा। यूट्यूब में भी आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर हमें ये वाला कोड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम दो APIs बनाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन के लिए, एक लॉगिन के लिए। रजिस्ट्रेशन API के अंदर क्लाइंट कुछ डाटा सेंड करेगा। हम यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे, यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंडेटरी हैं। ये 4 चीज़ों को यूज़र को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। लॉगिन करने के केस में भी अगेन हमारे को कुछ डाटा मिलेगा। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ मैंडेटरी हैं, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड। अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो हम एक टोकन जनरेट करके क्लाइंट को रिटर्न करेंगे। अगर लॉगिन फेल हो जाता है किसी भी रीज़न से, इनवैलिड पासवर्ड है या फिर यूज़र डजंट एग्जिस्ट, तो हम क्लाइंट को एक एरर थ्रो करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर।
अगेन हम यहाँ पे एक सर्विस बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन सर्विस। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लास नहीं बनाने वाले। सर्विस लेयर के अंदर हम एक इंटरफेस बनाएंगे, उस इंटरफेस को हम एक डिफ़ॉल्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। यूज़र ऑब्जेक्ट्स को डाटाबेस में सेव करने के लिए एक यूज़र डाओ क्लास होगी यहाँ पे। अब हम कोड में चलते हैं और इस कहानी को कोड में इम्प्लीमेंट करके समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर ली है, आप भी करो, मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक मेन क्लास है, मेन मेथड है। मेन क्लास के अंदर हम कोड नहीं लिखेंगे। एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी कोड है, सारा का सारा कोड ऐप पैकेज के अंदर है। मैंने यहाँ पे कोड पहले से लिखा है, लाइन बाय लाइन करके हम कोड को समझते हैं। ऐप पैकेज के अंदर मेरे पास कंट्रोलर लेयर है, सर्विस लेयर है, डाओ लेयर है। जब हम बैकएंड को डेवलप करते हैं तो हम बॉटम अप फैशन में डेवलप करते हैं। बॉटम अप मतलब कि सबसे नीचे की लेयर हम सबसे पहले डेवलप करते हैं। अपने डाटाबेस स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं। डाओ लेयर को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो डाओ क्लास और एक एंटिटी क्लास। तो मेरे पास यहाँ पे एक एंटिटीज़ पैकेज है, इस पैकेज के अंदर एक क्लास है यूज़र। यूज़र क्लास के अंदर यूज़र की प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है। यूज़र की आईडी, यूज़र का फर्स्ट नेम, यूज़र का लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी आपका इंटीजर फील्ड है, बाकी सारे के सारे स्ट्रिंग फील्ड है। आईडी को हम जनरेट करेंगे। क्लाइंट ने हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह पास करा, आईडी को सर्वर जनरेट करता है। ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे गेटर सेटर मेथड्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे है डाओ पैकेज। डाओ पैकेज के अंदर एक क्लास है यूज़र डाओ। इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूज़र ऑब्जेक्ट्स को डाटाबेस में सेव करना, डाटाबेस से निकाल के लेके आना। फिलहाल हमने डाटाबेस कंसेप्ट्स को नहीं सीखा है, तो मैं यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट्स को इन मेमोरी सेव करने वाला हूँ। यूज़र डाओ क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रखा है। सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का रीज़न ये है कि यूज़र डाओ क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं तो हमें ये सिंगलटन पैटर्न का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हमने स्प्रिंग का कंसेप्ट को नहीं सीखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रखा है। सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक फील्ड बनाया, इंस्टेंस का नाम। इनिशियली इसकी वैल्यू नल है। फिर मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट बनाया, गेट इंस्टेंस नाम का एक मेथड है। इस मेथड के अंदर मैंने चेक करा, अगर इंस्टेंस नल है तो एक नया ऑब्जेक्ट बना दो और उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो। फिर मैंने यहाँ पे दो इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। एक मेरे पास रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट है। रैंडम को हम रैंडम आईडीज़ जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ यूज़र बना रखा है। यूज़र ऑब्जेक्ट्स को इन मेमोरी सेव करना है, तो हम इस लिस्ट के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट्स को सेव करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दोनों फील्ड्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। लिस्ट को मैंने एरे लिस्ट के टाइप में इनिशियलाइज कर दिया, रैंडम को भी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। प्राइवेट इसलिए है क्योंकि सिंगलटन पैटर्न में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की नीड है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है सेव यूज़र। पब्लिक इंट सेव यूज़र, ये एक यूज़र टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता है। इस मेथड के अंदर सबसे पहले मैं रैंडम को यूज़ करके एक इंटीजर आईडी जनरेट कर रहा हूँ। 1 से लेके 1 मिलियन के बीच में मैंने एक रैंडम इंटीजर जनरेट करा। उस इंटीजर को मैंने यूज़र के ऑब्जेक्ट पे सेट करा, सेटर को कॉल करके। फिर उस ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट के अंदर असाइन कर दिया और सबसे लास्ट में मैंने आईडी को रिटर्न कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है फैच यूज़र बाय ईमेल। ईमेल को यूज़ करके यूज़र ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आना है मुझे। इस मेथड का पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का ईमेल और ये यूज़र ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में मैं अपने एरे लिस्ट के ऊपर लूप चला रहा हूँ। लूप के अंदर ईमेल को यूज़र ऑब्जेक्ट की ईमेल से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता हूँ। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे नल रिटर्न कर रखा है। अगर हमारे को ईमेल मैच ही नहीं हुआ तो मतलब इस ईमेल के करस्पॉन्डिंग कोई भी यूज़र नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है फैच यूज़र बाय आईडी। इसका पैरामीटर है इंटीजर टाइप की आईडी और ये यूज़र ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। कहने का मतलब है आईडी के बेस पे यूज़र ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आओ। मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में अगेन मैं अपने एरे लिस्ट के ऊपर लूप चला रहा हूँ। लूप के अंदर आईडी को यूज़र ऑब्जेक्ट की आईडी से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे नल रिटर्न कर रखा है। अगर आईडी मैच ही नहीं हुई तो कहने का मतलब है इस आईडी के करस्पॉन्डिंग कोई यूज़र नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे इन मेमोरी सेव कर रखा है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर आप डाटाबेस में सेव करोगे। बाकी मेथड का सिग्नेचर,
सब कुछ सेम रहेगा। इसी टाइप के मेथड्स आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में बनाते हो, बस वहाँ पे डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है। डेटाबेस के कंसेप्ट समझने के बाद हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर लेंगे और हमें खुद क्वेरीज बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपने आप ही जावा ऑब्जेक्ट्स को SQL क्वेरीज में कन्वर्ट करता है। हमें बस यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मेथड कॉल करते हैं। फिलहाल हमने एरे लिस्ट में सेव कर रखा है। वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोडक्शन एप्लीकेशन का भी कोड लिख के दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिर हमारे पास यहाँ पे एक DTO पैकेज है, इसके अंदर सारी DTO क्लासेस हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है लॉगिन रिक्वेस्ट। इस क्लास के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल है, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, दोनों के करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर मेथड्स बना रखे हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे है लॉगिन रेस्पॉन्स। इसके अंदर अगेन 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक आपका है स्ट्रिंग टोकन, दूसरा है लॉन्ग एक्सपायरेशन। कहने का मतलब है ये वाला टोकन कितने टाइम में एक्सपायर हो रहा है। दोनों चीज़ें इस क्लास के अंदर स्टोर है। दोनों इंस्टेंस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे गेटर सेटर मेथड्स अवेलेबल है। फिर मेरे पास यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के करस्पॉन्डिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। चारों का टाइप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं चारों। इसके करस्पॉन्डिंग अगेन गेटर सेटर मेथड्स बना रखे हैं। फिर यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स। यूज़र के रजिस्टर करने के बाद हमें एक ID रिटर्न करनी है क्लाइंट को, तो इसके अंदर एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है ID इंट ID और इसके करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर मेथड्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे है सर्विस पैकेज। इस पैकेज के अंदर हमने अपनी सर्विसेज बना रखी हैं। हमें यहाँ पे एक ही सर्विस बनानी है, ऑथेंटिकेशन सर्विस। उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है, ऑथेंटिकेशन सर्विस नाम का इंटरफेस है। इसके अंदर 2 मेथड्स डिफाइन है, एक रजिस्टर मेथड है, एक लॉगिन मेथड है। रजिस्टर मेथड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता है, रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। DTO ऑब्जेक्ट को उसने लिया, DTO ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। लॉगिन मेथड लॉगिन रिक्वेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता है, लॉगिन रेस्पॉन्स टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। कंट्रोलर लेयर सर्विस लेयर से जब भी कम्युनिकेट करेगी, DTO ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। फिर हमारे पास यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है, गेट डिफॉल्ट इंस्टेंस नाम का एक स्टैटिक मेथड है। कंट्रोलर लेयर सर्विस लेयर पे डिपेंडेंट है। कंट्रोलर को सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑथेंटिकेशन सर्विस एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हमने डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस में इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो स्टैटिक मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में मैंने डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के क्लाइंट को रिटर्न कर रखा है। हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड बना रखा है। गोइंग फॉरवर्ड हमें ये स्टैटिक मेथड की ज़रूरत नहीं होगी। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास है डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस। ये क्लास ऑथेंटिकेशन सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। क्लास के अंदर सबसे पहले तो सर्विस ऑब्जेक्ट आपके DAO ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल है, यूज़र DAO टाइप का एक इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर मैंने यहाँ पे एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़र DAO क्लास के ऊपर मैं गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करके यूज़र DAO क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आ रहा हूँ, उसको मैंने इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्विस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रजिस्टर मेथड को इम्प्लीमेंट करा है। रजिस्टर मेथड के लॉजिक को समझो आप। एप्लीकेशन के अंदर ईमेल एक यूनिक फील्ड है, तो एक ईमेल से मल्टीपल बंदे रजिस्टर नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो ईमेल हमारे पास आया है ये यूनिक है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र DAO क्लास के ऊपर फैच यूज़र बाय ईमेल मेथड को कॉल करा। हमें यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ये यूज़र ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो कहने का मतलब है ये ईमेल पहले रजिस्टर हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रखी है। अगर ईमेल रजिस्टर नहीं हुआ है तो उस केस में हमें इस यूज़र को रजिस्टर करना है। यूज़र को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले मैंने यूज़र एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेट करा। अब अगेन दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर पासवर्ड को कभी भी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करते हैं। पासवर्ड को हम वन वे हैश करते हैं। पासवर्ड को हैश करने के लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल है। वीडियो के एंड में हम ये सारी कहानी को प्रोडक्शन कोड की तरह लिखेंगे। धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं लेगो सेट की तरह। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड को सेव कर रखा है। इसके बाद
मैंने यूज़र डाउ ऑब्जेक्ट के ऊपर सेव यूज़र मेथड को कॉल करा, उसको एक एंटिटी ऑब्जेक्ट दे दिया, रेस्पॉन्स में हमें एक आईडी मिली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये एक DTO क्लास है, हमें कंट्रोलर को रिटर्न करना है, आईडी रिटर्न करनी है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने आईडी को सेट करा और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। ये हमारा रजिस्टर मेथड यहाँ पे डन हो गया। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पेंडिंग है, पासवर्ड को हैश करना। आप वीडियो को पूरा देखते जाओ, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमने लॉगिन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रखा है। लॉगिन मेथड के अंदर भी कुछ लॉजिक है, लॉजिक को समझो। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये ईमेल पहले रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ईमेल रजिस्टर ही नहीं हुआ तो हम लॉगिन कैसे करा सकते हैं? तो उसके लिए अगेन यूज़र डाउ क्लास के ऊपर मैंने फैच यूज़र बाय ईमेल मेथड को कॉल करा। ईमेल उसके अंदर मैंने पास कर दिया, रेस्पॉन्स में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला। मैंने यहाँ पे चेक करा ऑब्जेक्ट नल है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नल है तो कहने का मतलब है ये ईमेल रजिस्टर नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रखी है। इसके बाद हमें पासवर्ड को मैच करना है, जो भी क्लाइंट ने हमें सेंड करा है और जो पहले से रजिस्टर्ड पासवर्ड है, दोनों सेम है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग को कंपेयर कर रखा है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम जब पासवर्ड को हैश करते हैं तो उसको हैश फॉर्म में कंपेयर किया जाता है। अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रखी है। पासवर्ड मैच होने के बाद हमें एक टोकन जनरेट करना है। तो टोकन को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बना रखा है। मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रैंडम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने नेक्स्ट डबल को कॉल करा, डबल को मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करा, हेक्स स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करा और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम इस तरीके से टोकन जनरेट नहीं करते हैं। हम वहाँ पे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करके टोकन जनरेट करते हैं। वहाँ पे टोकन आपका सिक्योर होता है, क्रिप्टो सिक्योर होता है, टोकन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल है। वीडियो के एंड में जब हम प्रोडक्शन कोड लिखेंगे तो वो सारी कहानी को हम कोड में लिख के समझेंगे। आप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मार्क करते जाओ कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। ये सारे के सारे इश्यूज़ को हम फिक्स करने वाले हैं अगले सेक्शन में। टोकन को जनरेट करने के बाद हमें टोकन की एक्सपायरी सेट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर 1 घंटे के लिए टोकन वैलिड है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 1 घंटे को प्लस कर दिया, 60 मिनट्स को प्लस कर दिया और उसको इपॉक मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। हमको यहाँ पे एक लॉन्ग वेरिएबल मिल गया। इसके बाद मैंने लॉगिन रेस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने टोकन को सेट करा, एक्सपायरी को सेट करा और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। सर्विस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स के लिए मेरे पास एक कंट्रोलर्स पैकेज है। इस पैकेज के अंदर 2 क्लासेस हैं, एक ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है और एक एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर है। एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर सभी कंट्रोलर्स का पेरेंट है। जो भी कॉमन काम करना है एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर के अंदर कोड लिखा है। हम इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 ही मेथड है। एक मेरे पास है लॉग एंट्री वाला मेथड। जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है हम उसको लॉग करना चाहेंगे फ्यूचर डिबगिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल system.out.println करके इन्फॉर्मेशन को लॉग कर रखा है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम लॉगिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क को यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है। वहाँ पे हम एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर मेथड को कॉल करते हैं। वीडियो के एंड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों। बी पेशेंस, बी विथ मी। वीडियो को पूरा देखना है आपको। फिर मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है वैलिडेट स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग पैरामीटर आया है उसको वैलिडेट करो। नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में मैंने इफ़ कंडीशन का यूज़ करके चेक कर रखा है नल है या नहीं है, ब्लैंक है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है। अगर होता है तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रखी है और एक्सेप्शन का मैसेज भी मैं एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। ये कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है। सबसे पहले तो ये कंट्रोलर के इम्प्लीमेंटेशन में मैंने यहाँ पे सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रखा है। कंट्रोलर क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक इंस्टेंस टाइप का एक वेरिएबल बनाया। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू नल है। फिर मैंने यहाँ पे गेट इंस्टेंस मेथड बनाया। मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में मैं चेक कर रहा हूँ कि वेरिएबल नल है या नहीं है। नल है तो न्यू कीवर्ड यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट बनाओ और उसी को रिटर्न कर दो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ऑथेंटिकेशन सर्विस टाइप का एक इंस्टेंस वेरिएबल है। कंट्रोलर सर्विस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट
कंस्ट्रक्टर बना रखा है। सिंगलटन पैटर्न के लिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन सर्विस इंटरफेस के ऊपर गेट डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस मेथड को कॉल करा। मेरे को ऑथेंटिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट मिला, उसको मैंने इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर हमने रजिस्टर और लॉगिंग के लिए यहाँ पे मेथड्स बना रखे हैं। सबसे पहले मेरे पास है रजिस्टर मेथड। ये मेथड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता है और रजिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सबसे पहले मैं पेरेंट के मेथड को कॉल करके इन्फॉर्मेशन को लॉग कर रहा हूँ। कहने का मतलब है ये इनकमिंग रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। फिर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को वैलिडेट कर रखा है। फर्स्ट नेम को वैलिडेट कर रखा है, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चारों प्रॉपर्टीज़ मैंडेटरी है मेरे लिए। प्रॉपर्टीज़ को वैलिडेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेरेंट के मेथड को कॉल करा है वैलिडेट स्ट्रिंग। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करा और एक मैसेज पास करा। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगी उसका मैसेज ये होगा। इतना सब करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्विस के ऑब्जेक्ट के ऊपर रजिस्टर मेथड को कॉल कर रखा है। उसको मैंने डी ऑब्जेक्ट पास करा। रेस्पॉन्स में जो भी आया मेरे पास उसको मैंने एज इज रिटर्न कर दिया। फिर हमने यहाँ पे लॉगिन मेथड बनाया है। लॉगिन मेथड के अंदर पैरामीटर है लॉगिन रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट और इसका रिटर्न टाइप है लॉगिन रेस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट। इस मेथड के अंदर भी सबसे पहले मैं लॉग एंट्री मेथड को कॉल करके इनकमिंग रिक्वेस्ट को लॉग कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ईमेल को वैलिडेट करा, पासवर्ड को वैलिडेट करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्विस ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉगिन मेथड को कॉल करा। उसने मुझे जो भी रिटर्न कराया उसको मैंने एज इज रिटर्न कर दिया क्लाइंट को। यहाँ तक आते आते हमने बैकएंड का कोड लिख दिया। इसके अंदर 2-4 चीज़ें मिसिंग है, उसको भी हम फिक्स करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब हमें इस कोड को टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लाइंट कोड लिखते हैं। क्लाइंट कोड मैंने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर लिखा हुआ है। मेन क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, फिर लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। देखते हैं कि जो यूज़र रजिस्टर हुआ है वो एक्चुअल में लॉगिन कर सकता है नहीं कर सकता है। लॉगिन करने के केस में हम गलत पासवर्ड को सेंड करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के केस में भी हम इनवैलिड डाटा को सेंड करेंगे। हमने जो भी चेक्स लगाए हैं, जो भी वैलिडेशन किया है, सारा का सारा कोड बिल्कुल सही चलना चाहिए। तो इतने सारे यूज़ केसेस के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग मेथड्स बना रखे हैं। सबसे पहले मेरे पास है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन 1। ये एक मेथड है, ये एक यूज़ केस को टेस्ट करता है। अगर मैंने रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी डाटा सेंड नहीं करा है तो हमें एक्सेप्शन मिलनी चाहिए क्योंकि हमने वैलिडेट करा है। तो वो सेम लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर मैंने मेथड को कॉल करा, कंट्रोलर के मेथड को कॉल करा। कैच में मैंने एक्सेप्शन कैच करके इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है। इस केस के अंदर हमको करेक्ट एक्सेप्शन मिलनी चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे सिस आउट करके कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रखी है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा सिनारियो है। अगर सेम ईमेल पहले ही रजिस्टर हो चुका है तो वो दोबारा रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा मेथड बना रखा है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन 2 नाम का मेथड है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड को मैंने सेट करा। फिर अगेन मैंने यहाँ पे ट्राई कैच को लगा रखा है। ट्राई के अंदर मैंने कंट्रोलर के मेथड को कॉल करा है। मेथड कॉल करते टाइम पे मैंने उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करा और कैच के अंदर मैंने एक्सेप्शन को कैच करके इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रखी है। इस केस के अंदर भी हमको करेक्ट एक्सेप्शन मिलनी चाहिए क्योंकि ये वाला ईमेल पहले ही रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर कहाँ पे होगा उसके लिए एक अलग मेथड है, वैलिड रजिस्ट्रेशन। इस मेथड के अंदर भी अगेन मैं रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड को सेट करता हूँ और कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं रजिस्टर मेथड को कॉल करता हूँ। अब हम मेन मेथड के अंदर चलते हैं। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मैं इनवैलिड रजिस्ट्रेशन 1 टाइप के मेथड को कॉल करता हूँ। हमने कुछ डाटा पास ही नहीं करा है तो इस केस में हमको एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करता हूँ। तो रजिस्टर करने के लिए मैं वैलिड रजिस्ट्रेशन वाले मेथड को कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं इनवैलिड रजिस्ट्रेशन 2 वाले मेथड को कॉल करता हूँ। पहले हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करी थी तो उस केस में भी एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। सेकंड केस में एक्सेप्शन नहीं मिलनी चाहिए, यूज़र रजिस्टर हो जाना चाहिए। थर्ड केस के अंदर एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। यूज़र के रजिस्टर होने के बाद सेम ईमेल को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करा मैंने, आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। हमको यहाँ पे पहला एक्सेप्शन मिली है, फर्स्ट नेम इज़ मैंडेटरी टाइप की एक एक्सेप्शन मिली हुई है। फिर हमने रजिस्टर कर दिया तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। जो भी आईडी हमें मिली है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद हमने सेम ईमेल को यूज़ करने का ट्राई करा
तो उस केस में हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन मिला हुआ है। रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी यूज़ केसेस हैं सारे के सारे सही चल रहे हैं। अब हम लॉगिन को टेस्ट करते हैं। लॉगिन को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेथड्स बना रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे है इनवैलिड लॉगिन 1। ये क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड ही नहीं करता कंट्रोलर को, एम्प्टी रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो कंट्रोलर वैलिडेट करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उसके लिए मैंने ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉगिन मेथड को कॉल करा और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट दे दिया, डीटीओ का ऑब्जेक्ट दे दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ को सेट नहीं करा। फिर मैंने यहाँ पे कैच लिखा, कैच के अंदर एक्सेप्शन को कैच करा और एक इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रखी है। फिर यहाँ पे एक दूसरा मेथड है इनवैलिड लॉगिन 2। ये क्या करता है, गलत पासवर्ड के साथ लॉगिन करने का ट्राई करता है। तो इस केस में भी हमको एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले मैंने लॉगिन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ईमेल को सेट करा, पासवर्ड को सेट करा और पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत सेट कर रखा है। फिर मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया, ट्राई के अंदर कंट्रोलर के मेथड को कॉल करा, लॉगिन मेथड को कॉल करा, लॉगिन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करा। हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलनी चाहिए क्योंकि पासवर्ड गलत है। तो कैच के अंदर मैंने system.out.printf करके कोई इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है। फिर हमारे पास वैलिड लॉगिन करने के लिए एक मेथड है। इसके अंदर मैं लॉगिन रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, ईमेल को सेट कर रहा हूँ, पासवर्ड को सेट कर रहा हूँ। ये करेक्ट पासवर्ड है, लॉगिन हो जाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोलर के मेथड को कॉल करा, रेस्पॉन्स में मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिला लॉगिन रेस्पॉन्स का, उस ऑब्जेक्ट से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के प्रिंट कर रखा है। अब हम वापस से मेन मेथड के अंदर चलते हैं। मेन मेथड के अंदर मैं लॉगिन वाले टेस्ट केसेस को भी यहाँ पे मेथड कॉल कर देता हूँ। इनवैलिड लॉगिन 1, इनवैलिड लॉगिन 2, वैलिड लॉगिन। तो पहले रजिस्ट्रेशन के टेस्ट केसेस हो गए, उसके बाद लॉगिन के टेस्ट केसेस हो गए। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, एक्सेप्शन प्रिंट हुई है। उसके बाद हमने रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। थर्ड केस में हमने सेम ईमेल को सेंड करा था तो वापस से एक्सेप्शन प्रिंट हुई है। फोर्थ केस में जब हम लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं तो गलत ऑब्जेक्ट हमने सेंड करा है, इनवैलिड डाटा सेंड करा है, तो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन मिली है हमको। फिर अगेन हमने यहाँ पे एक्सेप्शन मिली है क्योंकि पासवर्ड गलत है। और सबसे लास्ट में लॉगिन हो चुका है तो उसके करस्पॉन्डिंग टोकन और एक्सपायरी की डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो रखी हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का कोड समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम जो भी कोड लिख रहे हैं सारा का सारा कोड गिटहब पे अवेलेबल है। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप कोड को डाउनलोड करो, अपने सिस्टम पे रन करने का ट्राई करो, चेक करो कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक्चुअल में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ऑब्वियसली हमने अभी तक जो भी कोड लिखा है ये प्रोडक्शन रेडी कोड नहीं है। इतना सब सीखने के बाद आप फर्स्ट स्टेप तक तो आ चुके हो। यहाँ से प्रोडक्शन एप्लीकेशन तक जाने के लिए कुछ और कंसेप्ट्स हैं। हम वन बाय वन करके वो सारे कंसेप्ट्स को समझते हैं। नंबर 1, मावन। मावन का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मावन बेसिकली एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पासवर्ड को हैश करने के लिए हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं, टोकन को जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं। वेब फ्रेमवर्क है जैसे कि स्प्रिंग, वो भी एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है। जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स होते हैं वो कोड बिल्कुल अलग है हमारे कोड से, तो हमें अपने कोड के अंदर एक्सटर्नल चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ लाइक ए डिपेंडेंसी फॉर अस। मावन हमारे प्रोजेक्ट में ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करने का काम करता है। अभी हमने जो कोड लिखा है उसको मैंने IDE से डायरेक्टली मेन मेथड रन करके रन करा। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। मावन बेसिकली कोड को बंडल करने का भी काम करता है। जो भी हमारा कोड है प्लस जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, सभी कोड को वो बंडल करके एक सिंगल आर्टिफैक्ट प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं फैट जार। हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोड है वो सारी की सारी क्लासेस कंपाइल होकर यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। उसके अलावा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर जो भी कोड है वो सारा का सारा एज ए जार हमें अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक फैट जार बनती है। हम वो फैट जार को डायरेक्टली जावा पे रन कर सकते हैं। उसके अंदर हमारा कोड भी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का भी कोड है। तो जावा जब जार फाइल को रन करेगा तो उसको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। फैट जार के अंदर कोड के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ फाइल भी होती है। इसको टेक्निकली मैनिफेस्ट फाइल बोलते हैं। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर बेसिकली ये स्टोर होता है कि हमारी मेन क्लास कौन सी है। ठीक है, कोड को बंडल करना, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए मावन एक टूल है।
आने वाले वीडियोस में हम मावन को डिटेल में समझेंगे। नंबर 2, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर कोड वर्जनिंग टूल यूज़ होता है। किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स एक कॉमन कोड पे काम करते हैं। इतने सारे डेवलपर्स एक कॉमन कोड पे काम कर रहे हैं तो कैओस क्रिएट ना हो, इसीलिए एक कोड वर्जन टूल को यूज़ किया जाता है। गिटहब दुनिया में सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड कोड वर्जनिंग टूल है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर गिट को यूज़ करना पड़ता है। आने वाले वीडियोस में हम गिट के कंसेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे। नंबर 3, हमने यहाँ पे सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके ऑब्जेक्ट्स को खुद बना रखा है। हमने मैन्युअली डिपेंडेंसीज को मैनेज करा है। कंट्रोलर को सर्विस के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद से सर्विस के मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आए। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम मोस्टली डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं। स्प्रिंग सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग के अंदर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी मिलता है, उसके अलावा आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। बैकएंड को एंड टू एंड डेवलप करने के लिए एक ही फ्रेमवर्क काफ़ी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आने वाले वीडियोस में हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को भी डिटेल में समझने वाले हैं। नंबर 4, हमने यहाँ पे एक रैंडम डबल को जनरेट करा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया क्लाइंट को। वो हमारा एक टोकन है, ऑथेंटिकेशन टोकन है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम इस तरीके से टोकन को जनरेट नहीं करते हैं। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम एक क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर टोकन को जनरेट करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग टाइप के टोकन जनरेट करते हैं। आप यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग को भी जनरेट करके डाटाबेस में सेव कर सकते हो। आप किसी और मैकेनिज्म को यूज़ करके टोकन जनरेट कर सकते हो। जो सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड टोकन जनरेशन मेथड है वो है JWT। JWT बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टोकन जनरेट होता है। टोकन जनरेट करने के लिए हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। नंबर 6, मैंने यहाँ पे पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट के अंदर सेव कर रखा है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर पासवर्ड कभी भी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होते हैं। पासवर्ड को वन वे हैश करना पड़ता है। जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आया है उसके ऊपर हम एक हैशिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें एक हैश वर्जन मिलता है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड का। उस हैश को हम अपने डाटाबेस में सेव करते हैं और जब यूज़र वेरीफाई करने आता है तो हम हैश को ही वेरीफाई करते हैं। जो भी यूज़र ने पासवर्ड सप्लाई करा है उसका हैश निकालेंगे और जो हमारे पास हैश है दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों मैच हो जाता है मतलब कि पासवर्ड करेक्ट है। आप यहाँ पे किसी भी हैशिंग एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हो, MD5 को यूज़ कर सकते हो, SHA को यूज़ कर सकते हो, बट पासवर्ड को सेव करने के लिए जो सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है वो है Bcrypt। Bcrypt एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अगेन हम उन लाइब्रेरीज को यूज़ करके अपने पासवर्ड को हैश करते हैं। यहाँ पे एक आपको लाइब्रेरी दिख रही है, ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जावा में Bcrypt को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप पासवर्ड को वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्टली स्टैटिक मेथड्स को कॉल करके पासवर्ड को हैश करा, पासवर्ड को वेरीफाई करा। ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे लिए एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, तो हम मावन के अंदर इस लाइब्रेरी को मेंशन करते हैं। उसके बाद इसकी क्लासेस को इंपोर्ट करके हम डायरेक्टली अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, मैंने यहाँ पे लॉग करने के लिए system.out.println को यूज़ करा। system.out एक आउटपुट स्ट्रीम है जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के स्टैंडर्ड आउटपुट पे जाती है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर लॉग करने के लिए हम लॉगिंग लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। लॉगिंग लाइब्रेरीज़ के अंदर हम कन्फिग्रेशन करते हैं कि हमें लॉग कहाँ पे करना है, फाइल के अंदर करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट पे करना है या फिर किसी TCP सॉकेट पे लॉग को सेंड करना है। जावा के अंदर सबसे पॉपुलर लॉगिंग फ्रेमवर्क है SLF4j API। ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ये लॉगिंग की APIs प्रोवाइड करती है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है लॉगबैक। हम मावन को यूज़ करके ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को अपने कोड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से मैं एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। लॉग करने के लिए इस तरीके से मैं कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैंने इन्फो को यूज़ करा है। कहने का मतलब है ये जो लॉग है ये इन्फॉर्मेशन है। लॉगिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं, डीबग, इन्फो, वार्न, एरर। गोइंग फॉरवर्ड हम इन चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। नंबर 7, मैंने यहाँ पे यूज़र्स को इन मेमोरी सेव कर रखा है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर यूज़र्स को किसी परसिस्टेंट स्टोरेज में सेव किया जाता है जैसे कि डाटाबेस।
फिलहाल हमने डेटाबेस के कंसेप्ट को नहीं सीखा है, तो मैंने इन मेमोरी सेव कर रखा है। गोइंग फॉरवर्ड हम डेटाबेसेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। डेटाबेसेस एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं, कॉलम बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम इन 7 चीज़ों को फिक्स कर देते हैं तो हमारा कोड एक प्रोडक्शन रेडी कोड बन जाता है। अभी तक हमने फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझ लिया, बैकएंड के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को। लेयर्स होती हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, सर्विसेज, डाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके ऊपर ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। मैंने इन सब को इम्प्लीमेंट करके कोड लिखा हुआ है। हम कोड के अंदर चलते हैं और प्रोडक्शन रेडी कोड को समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया है। आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक मावन प्रोजेक्ट है। किसी भी मावन प्रोजेक्ट की रूट फाइल होती है pom.xml। इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के, अपने एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करते हैं। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, डिपेंडेंसीज का वर्जन कौन कौन सा है। यहाँ पे मेरे पास ये पॉम फाइल है। पॉम फाइल XML में ही लिखी जाती है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने जावा वर्जन को स्पेसिफाई कर रखा है, जावा 21। सोर्स फाइल का 21 वर्जन है, कंपाइलेशन भी 21 में ही होना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक डिपेंडेंसी सेक्शन है। डिपेंडेंसी के अंदर हम सारी डिपेंडेंसीज को मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को मेंशन कर रखा है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हैं। सभी आर्टिफैक्ट्स एज ए डिपेंडेंसी हमें मिलते हैं। इसके बाद हैश करने के लिए मैंने यहाँ पे bcrypt लाइब्रेरी को मेंशन कर रखा है। लॉगिंग करने के लिए SLF4j मेंशन है। JWT जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। इसके अलावा मैंने कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज को यूज़ करा है, जैसे कि यहाँ पे गूगल गुआवा एक लाइब्रेरी है, उसको यूज़ कर रखा है। गूगल गुआवा के अंदर स्टैंडर्ड जावा के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं। कॉमन्स कलेक्शन को मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, कॉमन्स लैंग को मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ये सारी चीज़ें हमें बेटर तरीके से कोड लिखने में हेल्प करती हैं। कहाँ कहाँ पे इन सब का यूज़ हुआ है आपको कोड देख के समझ में आ जाएगा। पॉम फाइल के बाद यहाँ पे एक SRC नाम का फोल्डर है। SRC फोल्डर के अंदर सारा का सारा सोर्स कोड होता है। SRC के अंदर 2 फोल्डर्स हैं, एक है मेन और एक है रिसोर्सेज। मेन के अंदर एक फोल्डर है जावा, जावा का सारा कोड इस फोल्डर के अंदर है। रिसोर्सेज के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को स्टोर करते हैं, जैसे कि कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल, JSON फाइल, XML फाइल। ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम अपने कोड के अंदर रीड कर सकते हैं और ये हमें क्लास पाथ पे अवेलेबल होते हैं। रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िग एक फोल्डर है, उसके अंदर एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन है। application.yml है, application-local.yml है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अलग अलग प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे ये फाइल्स बना रखी हैं। अब हम जावा कोड को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। मैंने जावा को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे इतने सारे पैकेजेस हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये हमारा मेन क्लास है। इसके अंदर मैं स्प्रिंग एप्लीकेशन को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ और स्प्रिंग एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे यूटिल्स पैकेज है। यूटिल्स पैकेज के अंदर एक क्लास है वैलिडेशन यूटिल। जो भी हमारे पास डाटा आया है उसको वैलिडेट करने के लिए एक यूटिलिटी क्लास है। इस क्लास के अंदर एसेट नॉट नल, एसेट वैलिड, इस टाइप के मेथड्स बना रखे हैं। फिर यहाँ पे एक पैकेज है स्टार्टअप। इसके अंदर एक सिंगल क्लास है एप्लीकेशन रेडी इवेंट लिसनर। जब भी स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो हमें एक इवेंट सेंड करती है। वो इवेंट हमारे पास इस क्लास के अंदर आता है। इसके अंदर मैंने सिंपल लॉग कर रखा है, एप्लीकेशन इज़ रेडी टू सर्व रिक्वेस्ट। जैसे ही लॉग के अंदर ये लाइन प्रिंट होगी, कहने का मतलब है हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। फिर मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमारी सर्विसेज डिफाइन है। सबसे पहले यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन सर्विस। आप इस कोड को ध्यान से देखो, ये कोड एकदम सेम है जो हमने पहले लिखा था। इसके अंदर 2 ही मेथड्स हैं, दोनों मेथड का सिग्नेचर बिल्कुल सेम है। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट क्लास है डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस। इसके अंदर हमें एक यूज़र डाउ का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और उसके ऊपर एक एनोटेशन लगा दिया, ऑटो वायर का एनोटेशन। ये एनोटेशन स्प्रिंग के लिए है। स्प्रिंग इस एनोटेशन को देखता है और बोलता है अच्छा इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं इसके अंदर इंजेक्ट कर देता हूँ। पुराने वाले कोड में हमने मैन्युअली सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करा था और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आ रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस क्लास के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एज इज सेम है जो हमने पहले लिखा था। ये सर्विस एक दूसरी सर्विस पे डिपेंड करती है JWT टोकन्स को जनरेट करने के लिए।
JWT टोकन्स को जनरेट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए मैंने अलग से एक सर्विस बना रखी है, JWT सर्विस। अलग से बनाने का रीज़न है क्योंकि आप JWT सर्विस के ऑब्जेक्ट को अपने कोड के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। हमने ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़ करा, हो सकता है कोई दूसरा कंपोनेंट हो जिसके अंदर आप ये सेम JWT की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहो। फिर यहाँ पे हमारे पास है JWT सर्विस, एक इंटरफेस। इसके अंदर एक मेथड है JWT को जनरेट करने के लिए, एक दूसरा मेथड है JWT टोकन को वेरीफाई करने के लिए। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट क्लास है, डिफ़ॉल्ट JWT सर्विस। इसके अंदर मैंने एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करके JWT टोकन जनरेट करा हुआ है। अभी इसके डिटेल में नहीं जा रहा मैं। JWT के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये सिर्फ ऊपर से प्रीव्यू ले रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी हमारी क्लासेस हैं सभी क्लासेस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक एनोटेशन लगा रखा है, सर्विस। सर्विस एनोटेशन स्प्रिंग के लिए होता है। वो इस एनोटेशन को देखता है और इस क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे इंजेक्ट करता है। जहाँ पे हमने ऑटोवायर लगाया है वहाँ पे उस टाइप के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे है एक प्रॉपर्टीज पैकेज। इस पैकेज के अंदर एक ही क्लास है, ऐप प्रॉपर्टीज। रिसोर्सेज के अंदर हमने YML फाइल में अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करा था। स्प्रिंग क्या करता है, YML फाइल से प्रॉपर्टीज को रीड करता है और इस क्लास के अंदर जो भी हमने इंस्टेंस वेरिएबल बना रखे हैं उसके अंदर उन प्रॉपर्टीज को इंजेक्ट कर देता है। फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम ऑटोवायर यूज करके कोड के अंदर कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के अंदर मैंने कुछ कस्टम एक्सेप्शंस डिफाइन कर रखी हैं। पुराने वाले कोड में जब भी लॉगिन फेल हो रहा था, रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा था, तो हम वहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे और वो एक्सेप्शन मैंने system.out.printf करके सिंपल लॉग कर रखी थी। लेकिन ये एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन है, इसके अंदर यूज़र आपको एक API कॉल सेंड करता है तो उसको रेस्पॉन्स भी उसी फॉर्म में मिलना चाहिए। तो एक्सेप्शंस को बेसिकली API रेस्पॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक क्लास है ग्लोबल कंट्रोलर एक्सेप्शन हैंडलर। पूरे के पूरे बैकएंड के अंदर जितने टाइप की भी एक्सेप्शंस आएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे हैंडल्ड है। उसके बेस पे, एक्सेप्शन के बेस पे हम यूज़र को कोई कस्टम मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये कंसेप्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के रिलेटेड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक पैकेज है एंटिटीज़। एंटिटीज़ के अंदर एक यूज़र क्लास है, ये क्लास सेम है जो हमने पहले लिखी थी। फिर यहाँ पे एक पैकेज है DTOs। इसके अंदर हमारे सारे DTOs हैं। ये वही क्लासेस हैं जो हमने पहले लिखी थी, सेम कोड है एग्जैक्टली, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पे एक पैकेज है DAOs। इसके अंदर हमारे डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर एक ही क्लास है यूज़र DAO। ये क्लास भी एग्जैक्टली सेम है जो कोड हमने पहले लिखा था। फिर यहाँ पे एक पैकेज है कंट्रोलर्स। इसके अंदर हमारे कंट्रोलर्स डिफाइंड है। एक ही कंट्रोलर है हमारे कोड के अंदर, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। इसके अंदर सारी की सारी ऑथेंटिकेशन APIs डिफाइंड है। ये कंट्रोलर एक कॉमन कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है कॉमन काम करने के लिए। जो लॉजिक हमने सीखा था सेम लॉजिक है। इस कंट्रोलर के अंदर हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एनोटेशंस को यूज़ कर रखा है। एनोटेशंस को यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी एक API रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। लॉगिन की हमारे पास API रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बेस पे हमारा लॉगिन वाला कोड चलेगा। रजिस्ट्रेशन की API रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बेस पे रजिस्टर वाला मेथड चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एनोटेशंस को यूज़ कर रखा है। ये एनोटेशन की हेल्प से स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पता चलता है कि ये मेथड कौन सी API के लिए है, इसके अंदर किस टाइप का डाटा कंज्यूम हो रहा है, किस टाइप का डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे एक एनोटेशन है रिक्वेस्ट बॉडी। जो भी क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन सेंड करी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कन्वर्ट करने का काम भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का है। उसको कन्वर्ट करने के बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें डायरेक्टली एक DTO ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराता है। फिर यहाँ पे एक पैकेज है कन्फिग। कन्फिग पैकेज के अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन का कन्फिग्रेशन स्टोर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल क्लास है। इस क्लास के अंदर एनोटेशंस को यूज़ करके मैंने अपना एप्लीकेशन का कन्फिग्रेशन स्पेसिफाई कर रखा है। सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज है API। इस पैकेज के अंदर कॉमन एप्लीकेशन APIs डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास है एरर कोड्स। हम अपने एप्लीकेशन से क्लाइंट को जो भी एरर रिटर्न करेंगे वो सारे के सारे एरर कोड्स इसके अंदर डिफाइन है। यहाँ पे एक और क्लास है API कॉन्स्टेंट्स। एप्लीकेशन के अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल बना के स्पेसिफाई कर रखा है। मुझे पता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज़ जस्ट द प्रीव्यू। ये एक प्रोडक्शन रेडी कोड है।
आप ये सेम कोड को किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ये कोड को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे भी रन कर सकते हो। रन कैसे करना है अभी हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मावन प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को बंडल करेंगे। बंडल करने के बाद हमें एक जार फाइल मिलेगी, उस जार फाइल को हम जावा को देंगे रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे mvn clean पैकेज ये कमांड है इसको रन करता हूँ। mvn मतलब कि मावन, पैकेज मतलब जो भी हमारा कोड है सबको पैकेज कर लो, क्लीन मतलब पहले जो पैकेज हो रखा है उसको क्लीन कर दो। क्लीन और पैकेज ये मावन के अंदर गोल्स होते हैं। कमांड को रन करने के बाद आपको ये आउटपुट दिख रहा है और फाइनली मेरा कोड यहाँ पे बंडल हो गया। बंडल होने के बाद हमें एक फैट जार मिलती है। फैट जार टारगेट फोल्डर के अंदर है। आप यहाँ पे cd टारगेट करो, उसके बाद ls करो तो आपको यहाँ पे ये फैट जार दिख रही है। इस जार को डायरेक्टली हम जावा को दे सकते हैं रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जावा -jar उसके बाद एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद अपनी जार फाइल का पाथ देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है -d करके ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए है। मैं स्प्रिंग को ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे लोकल प्रोफाइल रन करनी है। स्प्रिंग मल्टीपल प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता है। डेवलपर्स अपने लोकल सिस्टम पे कोड रन करेंगे तो लोकल प्रोफाइल को स्पेसिफाई करेंगे। प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर कोड रन होगा, डाटा सेंटर्स में जब कोड रन होगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोफाइल स्पेसिफाई होगी। एंटर मारने के बाद यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिख रहा है और हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी है अपनी एप्लीकेशन पे। तो मैं यहाँ पे पोस्टमैन को यूज़ करूँगा। पोस्टमैन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम रजिस्टर API को कॉल करते हैं। मेरा जो सर्वर है वो पोर्ट 8080 पे चल रहा है, तो लोकल होस्ट कॉलन 8080 उसके बाद मेरे API का पाथ, और मुझे यहाँ पे कुछ डाटा सेंड करना है। अगर मैं कोई भी डाटा सेंड नहीं करूँगा तो मुझे एरर मिलेगी। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड बटन को क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे एक एरर दिख रही है, कंटेंट टाइप नॉट सपोर्टेड। जो भी कंट्रोलर के अंदर मैंने API बनाई है उसके अंदर हम JSON डाटा को ही सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक HTTP हेडर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप = application/JSON। उसके बाद मैं कुछ डाटा सेंड करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ईमेल ये है, पासवर्ड ये है। अब मैं वापस से सेंड बटन को क्लिक करता हूँ तो यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, उसकी ID हमें यहाँ पे आउटपुट में दिख रही है। अगर मैं दोबारा से सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर दिख रही है कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सर्विस के अंदर हमने एक्सेप्शन थ्रो करी थी, उस एक्सेप्शन को इस मैसेज में कन्वर्ट करने का काम होता है ग्लोबल कंट्रोलर एक्सेप्शन हैंडलर का। अगर मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को हटा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं पासवर्ड को सेंड नहीं करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एरर मिलेगी, क्योंकि हमने पासवर्ड मैंडेटरी बना रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे API कॉल सेंड करूँगा मेरे को यहाँ पे एरर मिल रही है, और यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड 400 है। HTTP के अलग अलग स्टेटस कोड्स होते हैं। 400 मतलब क्लाइंट एरर, 500 मतलब कि इंटरनल सर्वर एरर, 200 मतलब ओके। HTTP पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, आप पुराने वीडियोस को जाके चेकआउट कर लो। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन API का पाथ स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड को स्पेसिफाई करता हूँ। बाकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ API कॉल। जैसे ही मैं यहाँ पे API कॉल सेंड करूँगा मेरे को यहाँ पे करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। ये मेरा टोकन है, इसकी एक्सपायरी ये है, ये आपका एक JWT टोकन है। अगर मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड स्पेसिफाई करता हूँ तो हमें एरर मिलेगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। वापस से मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, मुझे यहाँ पे एरर मिल रही है। अभी तक मैंने ये जो कोड लिखा है, अगेन ये प्रोडक्शन रेडी कोड है। आप इस कोड को डाउनलोड करो और अपने सिस्टम पे रन करने का ट्राई करो। अगर आपको इस कोड के अंदर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। तो हम पहले 0 पे थे, 0 से 1 पे आने के लिए हमने बैकएंड एप्लीकेशन के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ लिया। उसके बाद हम 1 से 2 पे गए। 1 से 2 पे जाने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, मावन, गिट, स्प्रिंग, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, पासवर्ड हैश करने के लिए, लॉक करने के लिए। तो वो सारे कंसेप्ट्स इस कोड के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। आने वाले वीडियोस में 1 बाय 1 करके मैं ये सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज के वीडियो का सारा कोड गिटहब पे अवेलेबल है। आप कोड को डाउनलोड करो, अपने सिस्टम पे रन करने का ट्राई करो।
जिस तरीके से मैंने रन किया था आप उसी तरीके से रन कर सकते हो। आपको बस मावन इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल पे मावन सर्च करोगे, मावन मिल जाएगा, मावन इंस्टॉल कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।